बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सी फंडामेंटल्स के ऊपर है। और जो आज की हमारी जो मेन आउटलाइंस हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सी प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखा था, उसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे फंडामेंटल्स के ऊपर सी की, जैसे हम बाकी तमाम लैंग्वेजेस के अंदर कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट सेट्स होते हैं जहाँ जिसको हम यूज़ करते हुए लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। इस सी लैंग्वेज के लिए भी हमारे पास एक करैक्टर सेट है, और इसी तरह हमारे पास आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स के अंदर इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, करेक्टर्स, स्ट्रिंग्स। इसके अलावा सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। आज इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये प्रोग्राम ने लास्ट टाइम भी देखा था, आज दोबारा से हम इसको गो थ्रू करते हैं। ये पहला प्रोग्राम है सी के अंदर, जिसके अंदर जो हैश इंक्लूड जो है ये हमें बताता है कि str.h ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है? इसके अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, पहले से बने हुए फंक्शंस पड़े हुए हैं जिसको हम यूज़ करते हुए प्रोग्राम को अपने डेवलप करेंगे। तो हैश इंक्लूड क्या करता है? उस फाइल को हमारे फाइल का हिस्सा बनाता है। इसके अलावा जो रेड कलर में जो लिखी हुई लाइन्स नजर आ रही हैं, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार लिखा हुआ है, स्टार फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है, इसे हम ब्लॉक कमेंट्स कहते हैं। जो कमेंट्स होते हैं ये इसको जब हम प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स जो हैं वो कंपाइल नहीं होते, ना ही एग्जीक्यूट होते हैं। ये कमेंट्स हैं, ना ये कंपाइल होंगे ना ही एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद हमारा जब जितने भी आप सी प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर आप एक फंक्शन लिखेंगे जिसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? INT लिखेंगे, मेन लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे आप। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे स्टार्ट करने के लिए, और कर्ली ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे एंड करने के लिए। ये एंड है और ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है इसका। और इसके अंदर जो कुछ आएगा, इसके ये टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ आएगा वो आपका प्रोग्राम होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट कहते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ अगर हमने जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है अगर उस पर हमने कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। जितनी भी कमांड्स हैं सी के अंदर उसके एंड के ऊपर हमारे पास एक सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन बताता है कि ये हमारी जो कमांड है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। जो सिंटैक्स है प्रिंटफ का उसमें ये है प्रिंटफ स्मॉल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद आप जो भी आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो स्ट्रिंग आ जाएगा। ये बैक स्लैश एन हम यूज़ करते हैं, इसको हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं। हम आगे जाके इसको देखेंगे। स्केप सीक्वेंस इसका पर्पस क्या होता है? कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। फिर डबल कोट्स पे हम इसको क्लोज करेंगे स्ट्रिंग को, फिर स्मॉल ब्रैकेट आएंगी और आखिर में सेमीकोलन। सेमीकोलन बताता है कि यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक कंप्लीट हो गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या करती है? स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लिखने के लिए, आउटपुट अगर आपने कुछ देना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ। रिटर्न ज़ीरो ये लास्ट स्टेटमेंट होगी आपके इस प्रोग्राम की, जो आप लिख रहे होंगे मेन फंक्शन के अंदर। रिटर्न ज़ीरो क्या करता है? यह आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है और ये ज़ीरो रिटर्न करता है। कहाँ पे रिटर्न ज़ीरो करेगा इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे। फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिएगा कि रिटर्न ज़ीरो इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया सक्सेसफुली। तो ये फॉर द टाइमिंग है, उसको याद रखें। तो हमारा जो सिंटैक्स बनेगा हमेशा क्या बनेगा? आपने हैश इंक्लूड करवाना है str.h। इसके अलावा भी हम बहुत सी हेडर फाइल इंक्लूड करवा रहे होंगे आगे जाके। फॉर द टाइमिंग जो है आप जो है हैश इंक्लूड str.h करवाएंगे, फिर इंटीजर मेन लिखेंगे, INT मेन लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दे रिटर्न ज़ीरो। और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो के ऊपर आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएंगी। जो प्रिंटिंग होती है हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है। तो जब तक वो लिखता है जब तक उसको लाइन जो है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, यहाँ पे ये बैकस्लैश एन ना मिल जाए। तो बैकस्लैश एन की वजह से क्या होता है? कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब चलते हैं हम सी जो है लैंग्वेज उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम दोबारा से इन प्रोग्राम्स के ऊपर आएंगे।
तो सी जो है जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जब आप किसी भी लैंग्वेज को आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर सेट पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, यानी कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, ए बी सी एल ई बे पे है, तो वो आप पहले सबसे पहले आप लर्न करते हैं। तो इसी तरह सी के अंदर भी एक कैरेक्टर सेट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल ए टू कैपिटल जी है, स्मॉल ए टू स्मॉल जी है, 0 to 9 है। उसके अलावा कीबोर्ड पे आपको जितने भी कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये एक्सप्लेनेशन साइन है, स्पेस है, उसके बाद ये स्टैरिक है, प्लस साइन है, बैकस्लैश है, ये डबल कोट्स है, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, हाइफन, अंडरस्कोर, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, फॉरवर्ड स्लैश एंड सो ऑन। तो ये सब के सब क्या हैं, कैरेक्टर सेट हैं सी लैंग्वेज के। आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जब आप एक जो कैरेक्टर सेट अभी हमने पढ़े हैं, इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को नेम करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस हम क्रिएट कर रहे होंगे, अरेज बना रहे होंगे, तो उनको हमने नेम्स देने डिफरेंट। तो नेम्स के लिए हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो उन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स जो हैं उनके जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, an alphabet can be a capital or small letter and can contain underscore. It can contain alphabet, numbers and underscore, but cannot contain any special characters such as $sign, ampersand sign, blank space, uh, single quotes, double quotes, anything else, plus sign, minus sign, less than sign, greater than sign। तो ये सब कुछ भी नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा, आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइडेंटिफायर्स की। फॉर एग्जांपल वैलिड आइडेंटिफायर्स के अंदर सिंपल, अगर आपने कोई कैरेक्टर लिया हुआ है, लेट्स से एक्स लिया हुआ है, it's a valid identifier. So y12, it's a valid identifier. Sum underscore 1, valid identifier. Underscore temperature, valid identifier. Name, valid identifier. Area, tax underscore rate, table, int, ये सब valid identifiers हैं। अच्छा, ओके, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स हैं जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो सी जो है किस स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए उनको यूज़ करता है और उनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो जिस तरह हमने पीछे अभी प्रोग्राम जब देखा था पीछे, तो उसमें int मेन लिखा हुआ था। int बेसिकली क्या है? int इज़ अ कीवर्ड। तो int को एज ए आइडेंटिफायर आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमने int यूज़ किया हुआ है, लेकिन int जो हमने इसको कैपिटल केस में लिखा हुआ है। तो जो C है वो केस सेंसिटिव है, उसके अंदर स्मॉल a और कैपिटल A आर नॉट इक्वल। तो अगर आपने जो आइडेंटिफायर कोई आपने उसमें कैपिटल केस यूज़ करते हुए कोई वर्ड बनाया हुआ है और सेम वर्ड जो है वो कीवर्ड भी है, और कीवर्ड चूंकि तमाम के तमाम स्मॉल केस के अंदर हैं, तो वो फिर वैलिड आइडेंटिफायर होगा। जैसा ये हमने int यहाँ पे लिखा है और इसमें तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं, कोई एक भी कैपिटल हो जाएगा तो ये वैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। इसलिए कि जितने भी आइडेंटिफायर सॉरी कीवर्ड्स हैं सबके सब स्मॉल केस के अंदर हैं, उसके अंदर तमाम सबके सब स्मॉल केस के अंदर हैं। तो आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर। इसी तरह कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। फॉर एग्जांपल 4th, ये 4 ये इनवैलिड इसलिए है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, तो इसलिए ये इनवैलिड है। इसी तरह ये हमने एक्स लिखा हुआ डबल कोट्स में लिखा हुआ है, दिस इज इलीगल। डबल कोट्स में आप यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स के अंदर, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। इसी तरह हमने ऑर्डर हाइफन नंबर लिखा हुआ है, हाइफन को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। एरर स्पेस फ्लैग लिखा हुआ है, तो स्पेस जो है वो जो स्पेस हमने यहाँ पे दी हुई है, ये स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर्स के लिए, इसलिए इनवैलिड आइडेंटिफायर है। और int जो है कीवर्ड है और कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते, इसलिए ये इनवैलिड है। ये कुछ कीवर्ड्स आपको गिवन है। कीवर्ड्स जो हैं दीज आर द रिजर्व वर्ड्स,
और ये हम इसको इनके कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं सी के अंदर। और इस जो कंपाइलर्स में डिफरेंट कंपाइलर्स हमारे पास हो सकता है इसके अंदर, इसके अलावा भी आपके पास आइडेंटिफायर्स अवेलेबल हो। ये कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे ऑटो है, डबल है, आईएनटी है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, चार भी कहते हैं इसको, करेक्टर भी कहते हैं CHAR को। उसके बाद CHAR, ये CHAR इसको चार भी बोलते हैं। इसी तरह एक्सटर्न है, रिटर्न है, यूनियन है, कांस्टेंट है, उसके बाद फ्लोट है, शॉर्ट है, अनसाइंड है। तो हम इसमें से आगे जाके बहुत से कीवर्ड्स को हम जब यूज़ कर रहे होंगे तो आपको बहुत से जो कीवर्ड्स हैं वो याद रह जाएंगे। तो इसको एज का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको फ्रीक्वेंटली जब यूज़ करेंगे तो ये आपकी मेमोरी में रह जाएंगे। याद रखिए जो कीवर्ड्स हैं कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स, सी जो है बहुत सी कांस्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ हैंडल कर रहा होता है। इसमें जो है डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं अवेलेबल हैं और उसमें क्या चीज़ उसको हम सी जो है वो क्या चीज़ उसमें अलाउ करता है और क्या चीज़ अलाउ नहीं करता। तो सी हैज़ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, जिसमें इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है। अब इनको हम वन बाय वन आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो फॉलोइंग रूल्स हैं दीज आर अप्लाइड टू ऑल न्यूमेरिक टाइप कांस्टेंट्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स क्या क्या हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉमास एंड ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड। तो याद रखिएगा, कॉमास, कॉमा सेपरेटर्स एंड ब्लैंक स्पेसेस ये आप इंक्लूड नहीं कर सकते न्यूमेरिक टाइप कांस्टेंट्स के अंदर। अच्छा जी, द कांस्टेंट कैन बी प्रिसीडेड बाय हाइफन साइन इफ डिजायर्ड, यानी कि जो इंटीजर कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसके शुरू में हाइफन साइन आप डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, नेगेटिव वैल्यू कर सकते हैं उसको। द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड्स। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये बाउंड्स क्या चीज़ है, वो ये बता रहे हैं आपको कि कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं हर कांस्टेंट की कोई मिनिमम या मैक्सिमम बाउंड्स हैं, उनको आप एक्सीड नहीं कर सकते। वो बाउंड्रीज जो हैं हम तब इसको डिस्कस करेंगे जब हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और यानी कि फॉर ईच डेटा टाइप दीज बाउंड्रीज विल वेरी फ्रॉम वन कंपाइलर टू अनदर कंपाइलर। ये आगे जब हम डिस्कस करते हैं कि जो डेटा टाइप्स जो हैं डिफरेंट, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरह वेरीज करती हैं। ओके, इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हैं तो वैलिड इंटीजर कांस्टेंट में क्या आ जाता है, 0, 1, 7, 4, 3, 5, 2, 4, 3, these are the valid integer constants। लेकिन अगर आप इसमें कॉमा सेपरेटर यूज़ कर लें या इसमें आप डॉट ऑपरेटर यूज़ कर लें या इसके अंदर हाइफन यूज़ कर लें, तो या इसको आप ज़ीरो से स्टार्ट कर दें, तो ये वैलिड इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स बन जाएंगे। तो जो वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स हैं उसके शुरू में ज़ीरो नहीं आ सकता और उसके अंदर डॉट नहीं आ सकता और वो डॉट्स को हैंडल नहीं करता और ना ही वो हाइफन को हाइफन्स को हैंडल करता है, ना ही वो कॉमा सेपरेटर्स को हैंडल करता है। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप जो वैल्यूज लिखते हैं पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं, 0.0 आ गया, 1.0, 0.2, 82, 1.12, यानी फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज होती हैं। सेंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर भी लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है सी के अंदर। लेट्स से 2e टू रेज पावर -8, 0.006 e to raise power minus e, this is 10 to raise power -3। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट की। इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं कि आप उसको पॉइंट्स के अंदर लिखने के बजाय होल नंबर्स के अंदर आप लिख दें, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने कोमा सेपरेटर यूज़ किया हुआ है तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह अगर आपने प्लस साइन यूज़ किया हुआ है पावर के साथ, प्लस साइन आप नहीं डाल सकते, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने 2e प्लस 10.2 लिखा हुआ है, 10.2 का मतलब क्या है, पावर्स जो है वो इंटीजर में होती हैं, वो हमेशा होल नंबर्स में होती हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती जो पावर्स हैं।
इसी तरह आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, 2e स्पेस 10 जो है ये दिस इज नॉट अलाउड, तो स्पेस नहीं आएगी इसके अंदर। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अगर आपको कोई भी सिंगल करेक्टर जो है, सिंगल कोट जिसे हम कहते हैं सिंगल कोट्स, ये जो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसे हम सिंगल कोट्स कहते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर अगर लिखी हो तो इसको हम कहते हैं ये करेक्टर्स हैं। और करेक्टर्स जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, और जबकि इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कोड्स हैं जिसके बेस के ऊपर इनकी वैल्यूज़ को डिटरमिन किया जाता है। जो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे हम आस्की वैल्यू भी कहते हैं, आस्की भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है तो उसकी जो आस्की वैल्यू 65 जो इंटीजर वैल्यू है। सो स्मॉल एक्स की 120 है। अगर सिंगल कोट्स में 3 लिखा हुआ है तो वो 3 नहीं होगा, बल्कि बैक एंड के ऊपर उसके जो वैल्यू स्टोर होगी 51 स्टोर होगी। इससे अगर आपने स्पेस लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर तो उसकी वैल्यू जो है वो 32 है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब की जो प्रेजेंटेशन है वो एक इंटीजर वैल्यू से होती है सी प्रोग्राम के अंदर। और जब आपने किसी भी करेक्टर को एक्सेस करना हो, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन कर रही हो, तो बेसिकली वो जो मैनिपुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगी वो बेसिकली उसकी आस्की वैल्यू के अंदर हो रही होगी। तो ये देखें, अगर यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो 65 है, तो जो स्मॉल ए है वो उसकी जो आस्की वैल्यू 97 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे कैपिटल ए को इक्वल्स टू स्मॉल ए करेंगे, तो कैपिटल ए की जो आज की वैल्यू 65 होगी और स्मॉल ए की जो आज की वैल्यू है वो, यानी जो स्मॉल ए है उसकी आज की वैल्यू जो है वो 97 होगी, 97 होगी। तो 97 है उसकी आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू को वो कंपेयर कर रहा होगा, इसीलिए जो है ये सी जो है वो केस सेंसिटिव है, कि वो आज की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने केयर करना है। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ भी लिखी हो वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होगा। डबल कोट्स के अंदर करेक्टर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर करेक्टर्स भी आ सकते हैं, और इसके अंदर आप जो है वो स्पेशल करेक्टर्स भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप यानी ऑपरेटर्स भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो स्ट्रिंग है इसने जब आप स्क्रीन में प्रिंट करेंगे तो एज इट इज़ ये प्रिंट होगा, ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो ये हमने बेसिकली स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट चूज़ करते हैं। अब प्रिंट एफ के अंदर जो आपने जो डबल कोट्स में लिखा हुआ वो भी एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है, उसे हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। जो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं इसके अंदर हम नॉर्मली जो है इसका जो नाम है उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, इसमें आप स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नेम है सिंबॉलिक कांस्टेंट का हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कैपिटल के हम यूज़ करें, ताकि जब हम इसको यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये जो है क्लियरली हमें पता चल जाए कि ये कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। तो इसलिए हम इसमें कैपिटल लेटर्स में हम इसको डिफाइन करते हैं इसके नेम को। एक एग्जांपल है कि हैश इंक्लूड str.h हैश डिफाइन पाई 3.14। अब हम इस पाई को अगर हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो printf, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर, और कोमा के बाद ये हमने कांस्टेंट वैल्यू लिखी है पाई, सिंबॉलिक कांस्टेंट है। अब इस सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कंट्रोल स्ट्रिंग के ज़रिए, तो इसके लिए हम जहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर उसे वो है %f। %f क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा इस पाई की वैल्यू से। तो ये जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा तो इस हैश साइन की वजह से इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो वो इस पाई को रिप्लेस कर देगा 3.14 के साथ, और उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो क्या होगा, इस पाई की वैल्यू इस %f से रिप्लेस हो जाएगी, और %f क्या करेगा, इस वैल्यू को एज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो पाई जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये पाई जो हमने यूज़ किया है तो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ किया है। ये जो पाई हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है
इसने एज इट इज प्रिंट होना है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, इसने एज इट इज प्रिंट होना है। ये जो पाई हमने कोमा के बाद लिखा था, इसके ये कोमा के बाद जो लिखा था पाई, ये हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट था, और इसकी वैल्यू हमने जब प्रिंट करवानी थी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया था कि किस फॉर्मेट में आप इस कांस्टेंट वैल्यू को प्रिंट करवाओगे। तो %f हमें बताता है कि हमने इस वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर हमने इसको प्रिंट करवाना है। उस वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, और इसका आंसर होगा पाई इज इक्वल टू 3.14। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डिफरेंट डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए जो तरीका है वो डिफरेंट है। हमारे पास जो प्राइम डेटा टाइप्स हैं उसमें करेक्टर है, इंटीजर है, करेक्टर है, इंटीजर है, उसके बाद फ्लोट है, फ्लोट के बाद डबल है, वॉइड है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि हमारी प्राइम डेटा टाइप्स हैं। इसी तरह सेकेंडरी डेटा टाइप्स हैं जो हम प्राइमरी डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। इसमें अरेज हैं, पॉइंटर्स हैं, स्ट्रक्ट्स हैं, यूनियंस हैं, एनम्स हैं। इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम सेशन 1 के बाद हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे, अरेज को, पॉइंटर्स को, स्ट्रक्चर्स को, यूनियंस को एंड सो ऑन। तो फॉर द टाइम भी हमारा जो फोकस होगा वो इन बेसिक डाटा टाइप्स के ऊपर, प्राइम डाटा टाइप्स के ऊपर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, पीछे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्रीज होती हैं डाटा टाइप्स की, तो वो हमें पता होना चाहिए। जब हम डिफरेंट डाटा को हम हैंडल कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के अंदर हम स्टोरेज प्लेस बनाते हैं, और वो जो स्टोरेज प्लेस होती है उसके अंदर जब डाटा को हम हैंडल कर रहे होते हैं, तो हर डाटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। जो स्टोरेज प्लेस हमें मिलती है वो डाटा टाइप्स के हिसाब से मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उसमें एक करेक्टर है, CHAR जिसे चार कहते हैं। जो चार का मतलब क्या होगा कि जब हम इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो मेमोरी के अंदर हमारे पास 1 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट होगा। तो 1 बाइट का मतलब क्या होता है? 1 बाइट का मतलब होता है कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर। तो 8 बिट्स का एक ब्लॉक क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, और उस एक बिट के अंदर जीरोस एंड वंस के कम्बिनेशंस पड़े होंगे। याद रखिएगा जो मेमोरी है उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा जीरोस एंड वंस की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो डाटा हमेशा मेमोरी के अंदर जीरोस एंड 1 की शक्ल में पड़ा होता है। तो 8 बिट्स का एक ब्लॉक बन जाएगा। अब उसमें जीरोस एंड वंस की शक्ल के अंदर डाटा पड़ा होगा। अगर हम इन तमाम बिट्स को ऑन कर दें तो वो हमारी मैक्सिमम नंबर बन जाएगा। और तमाम ऑन का मतलब है तमाम बिट्स के अंदर हम अगर 1 रख दें तो वो हमारा मैक्सिमम नंबर बन जाएगा जो एक 1 बाइट हैंडल कर सकती है। अगर हम तमाम बाइट्स को हम 0 कर दें तो हमारा मिनिमम नंबर बन जाएगा जो कि 1 बाइट हैंडल कर सकती है। अब हम बात करते हैं, इसके साथ एक कीवर्ड लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं साइंड। जब भी आप चार लिखेंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप्स को यूज़ कर रहे होंगे, चार को सिंपल CHAR लिख रहे होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कैरेक्टर जो डाटा टाइप है वो उसके साथ साइंड लिखा होता है। साइंड का मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को हैंडल कर रहा होता है। तो उसको वो हैंडल कैसे करता है कि जो लास्ट बिट होती है उसको वो रिजर्व कर लेता है साइन बिट के लिए, साइन के लिए। यानी ये बिट सिर्फ क्या करती है, आपको बताती है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये 0 होगा तो उसका मतलब है जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है। अगर ये बिट 1 होगी तो उसका मतलब है जो आपका नंबर है वो नेगेटिव है। तो अब होगा कि यार जो भी हमारी बाउंड्री आएगी उसको अगर आप कन्वर्ट कर लें, उसको हम ASCII में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन करेक्टर ले रहे हैं तो 1 बाइट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर हम स्टोर कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर वो 127 है, 127 है। और जो मिनिमम नंबर हम उसमें स्टोर कर सकते हैं तो वो -128 है। इसलिए कि 127 के बाद जब आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट बिट होगी उसमें 1 आ जाएगा। तो ये तमाम बिट्स को हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो उसमें हमें 127 मिल रहा था। तो हम ये 1 ऐड कर देंगे तो 128 हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट बिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, माइनस साइन को, तो ये -128 आ जाएगा हमारे पास।
तो इसमें ये होगा अगर -28 के अंदर फर्दर अगर आप माइनस करेंगे तो ये आप देखें बाउंड्रीज जो हैं उसने इन बाउंड्रीज के अंदर ही रहना है। आप अगर माइनस जो 128 के अंदर आप -1 करते हैं, कि इसमें -1 करते हैं तो आप क्या आ जाएगा, आप पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे, आप +127 पे आ जाएंगे। अगर आप जो 127 है उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो अगर +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो आप नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, आपके पास -128 आएगा। इसलिए 127 से बड़ा नंबर हम होल्ड नहीं कर सकते साइन करेक्टर के अंदर। इसी तरह अनसाइन के जो करेक्टर है उसके अंदर मिनिमम नंबर जो आप स्टोर कर सकते हैं वो 0 है, और जो मैक्सिमम नंबर जो आप स्टोर कर सकते हैं वो 255 है। तो 255 से आप बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते और 0 से आप छोटा नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे नेगेटिव वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए कि अब हमने जो लास्ट बिट थी, जो साइन बिट थी, उसको भी एज ए डाटा बिट हम यूज़ कर रहे हैं। अगर तमाम बिट्स को अगर आप ऑन कर दें तो अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे उन वंस को, ये 8 वंस बनते हैं, उसको आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल वैल्यू के अंदर तो 255 बनेगा। तो ये आपकी रेंज बनती है, इसे हम रेंज कहते हैं। इसी तरह बाकी इसमें शॉर्ट इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर जो है मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर का मतलब क्या होगा कि उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। अनसाइंड का मतलब होता है कि उसमें साइन बिट जो होती है एज ए डाटा बिट यूज होती है। इस अनसाइंड इंटीजर है। जो इंटीजर का आप याद रखिएगा, इंटीजर जो है बास जो कंपाइलर्स हैं वो इंटीजर को एज ए 4 बाइट लेते हैं, और बास कंपाइलर जो हैं जो इंटीजर है उसको 2 बाइट्स लेते हैं। तो कंपाइलर टू कंपाइलर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटीजर, अगर ये इंटीजर लिखा हुआ तो इसका मतलब साइन इंटीजर है। तो ये बास कंप्यूटर्स पे जो होगा ये 2 बाइट्स का होगा, और बास कंप्यूटर्स पे ये 4 बाइट का होगा। जो लॉन्ग इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है। तो उसके अंदर जो ये इसकी रेंज दी हुई है कि इससे बड़ा, यानी +3.4 10⁻38 से बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, और -3.4 10⁻38 से छोटा नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये इसकी रेंजेस हैं। डबल जो है वो 8 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर, और लॉन्ग डबल जो है वो 12 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। अगर आपने ये अपने सिस्टम के अंदर फाइंड करना हो कि आपका जो सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको क्या रेंज दे रहा है, तो हमारे पास एक बिल्ट इन हेडर फाइल है, ये limits.h। limits.h के अंदर हमारे पास कुछ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए हैं, schar_min। ये हमें क्या करता है, जो करेक्टर है साइंड करेक्टर जो है, साइंड करेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट करता है। तो %d का मतलब क्या होता है, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो %d जो हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो इंटीजर वैल्यूज को हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या करेगा, ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है हमारे पास SCHARMIN, इसकी जो भी जिस भी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू होगी वो इस जगह %d वाली जगह पे आके प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग मैक्स फाइंड करना है, तो लॉन्ग मैक्स की जो भी ये लॉन्ग मैक्स जो हमारे पास एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, तो इसके जरिए हम ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, %d के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। सही, ये अनसाइंड लॉन्ग मैक्स है। पता है कि जब अनसाइंड की बात कर रहे थे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी, तो वो 0 लिखी हुई यहाँ पे, उसके लिए कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट हम यूज नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है इसको आप टाइप करके चला के देखिएगा, और ये नीचे देखिएगा, नीचे रिटर्न 0 और ब्रैकेट क्लोज हो रही होगी इसके नीचे, तो ये इसका ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट क्लोज भी होगी और नीचे रिटर्न 0 भी आएगा ब्रैकेट क्लोज से पहले। तो ये जो सिंटैक्स है इसका, उसको कंप्लीट करना आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं साइज ऑफ। ये साइज ऑफ जो हमारे पास एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड क्या करता है, इसके अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं या डेटा टाइप का नाम दे दें, तो हमें उसका जो साइज है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स वो हमें रिटर्न करता है। उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं printf यूज करते हुए। तो ये करेगा कैरेक्टर इज
वो उसमें इतनी बाइट्स हैं, तो ये हमें साइज ऑफ जो है वो 1 रिटर्न करेगा हमारे केस में। शॉर्ट इंटीजर जो है वो 2 रिटर्न करेगा, इंटीजर हमारे केस में वो 4 रिटर्न करेगा, लॉन्ग इंटीजर 4 है, फ्लोट 4 है, डबल 8 है, और लॉन्ग डबल जो है वो 12 है। ये प्रिंट कर देगा इसकी। इसे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक कंपाइलर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट जो डाटा टाइप्स हैं वो मेमोरी में कितने बाइट्स ले रही हैं। पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने बताया था कि वो कितनी रेंज क्या है उसकी। तो वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको हम वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अंदर वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं किसको, लोकेशंस को, जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर आपने जिसको लोकेट किया होता है। यानी क्या होता है कि आप जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक को हम क्या कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं, जिसे हम वेरिएबल नेम्स कहते हैं। तो एवरी वेरिएबल हैज अ नेम, अ टाइप, अ साइज एंड अ वैल्यू एंड एन एड्रेस। तो ये 4 वैल्यूज हैं, वो चीज़ें हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। यानी एक वेरिएबल का नाम होगा, उसकी डाटा टाइप होगी कि किस टाइप का आपने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, उसका साइज होगा कोई ना कोई, ये साइज ऑफ के जरिए आप उसको फाइंड कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ के अंदर आपने प्लेस की हुई है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए, और उसका एड्रेस होगा। एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड साइन, इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। उसके लिए हम एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। Whenever a new value is placed into a variable, जब भी आप कोई नई वैल्यू वेरिएबल में रखवाएंगे तो क्या होगा, कैसे रखवा सकते हैं, स्कैनफ के थ्रू रखवा सकते हैं, या फिर आप सिंपल इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए रखवा सकते हैं। तो इट रिप्लेस और यहाँ डिस्ट्रॉय कर देती है प्रीवियस वैल्यू को, यानी उसमें जो पहले से वैल्यू पड़ी होगी वो ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपल इसको रीड करते हैं वेरिएबल्स को मेमोरी से, तो जो वैल्यू है उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज कब आएगी, जब आपने अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, यानी इक्वल साइन यूज़ किया हुआ है, या फिर आपने स्कैनफ यूज़ किया हुआ है, तो तब आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी वैल्यू। उसका सिंटैक्स क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, कि आपने सबसे पहले उसको डाटा टाइप बतानी है, फिर आपने उसको कोई वेरिएबल नेम देना है, और आखिर में सेमीकोलन। सेमीकोलन को बताइए हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है। अगर आपने एक ज़्यादा वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं सेम टाइप के, तो डाटा टाइप आएगी, फर्स्ट वेरिएबल नेम कोमा, सेकंड वेरिएबल नेम कोमा, थर्ड वेरिएबल नेम, और आखिर में सेमीकोलन। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट किया हमने इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर इज इंटीजर स्पेस ए, आखिर में सेमीकोलन। सो हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने थे इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर स्पेस ए कोमा बी कोमा सी और आखिर में सेमीकोलन। हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए, फ्लोट, प्राइस, कोमा, कॉस्ट, और आखिर में सेमीकोलन। इसी तरह हमने कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया, कैरेक्टर, स्टार, फ्लैग, और आखिर में सेमीकोलन। तो ये एक तरीका है वेरिएबल्स क्रिएट करने का सी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, जब आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो मेमोरी में उसको एक ब्लॉक मिल जाता है। तो मेमोरी जो है किसी वक्त भी एम्प्टी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा होता है। अगर आप वेरिएबल में कोई इनिशियल वैल्यू प्लेस नहीं करेंगे, या आप यूज़र से वैल्यूज गेट नहीं करवाते, और उसको वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो उसमें हर वक्त कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है। वो जो वैल्यू होती है वो आपके लिए एक जंक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब भी आप वेरिएबल्स आप यूज़ करें तो आपको पता हो कि इसमें अगर आपने यूज़र से वैल्यू गेट नहीं करवाई हुई तो उसमें मिनिमम ये वैल्यू पड़ी होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू ये पड़ी होनी चाहिए। तो आप उसको वैल्यूज को क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए के नाम से, तो हमने इक्वल करके उसके अंदर 12 कर दिया। तो क्या होगा, जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, उसके अंदर 12 पड़ा होगा, और इसका नाम क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस तरह ये वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा और उसमें 12 पड़ा होगा। इस फिर बी वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें 30 पड़ा होगा। सी एच के नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें ए पड़ा होगा। फ्लोट प्राइस होगा तो प्राइस के वेरिएबल के अंदर 23.50 पड़ा होगा। तो सी एच का वेरिएबल होगा, बेसिकली मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आज की वैल्यू पड़ी होगी, उसकी 65 पड़ा होगा, लेकिन हम जो हैंडल कर रहे होंगे एज ए उसको हैंडल कर रहे होंगे सिंगल,
इसको हमने यहाँ 265 रखवा दें या सिंगल कोट्स में ए रखवा दें, तो दोनों तरीके ठीक हैं। तो वेरिएबल जब क्रिएट हुआ तो वेरिएबल का नाम होगा हमारे पास, उसकी वैल्यू होगी, उसका एड्रेस होगा, उसका नेम होगा, उसकी टाइप होगी। तो टाइप के ज़रिए हम उसका साइज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके हम उसका वेरिएबल का साइज़ की कितना ब्लॉक उसने लिया हुआ मेमोरी के अंदर वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम INTVAL है वैल है इज इक्वल टू हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो ऑलरेडी वैल्यू उसमें हमने इनिशियली रखवाई थी 12, तो वो ओवरराइट हो जाएगी। तो हम उसी मेमोरी प्लेस के अंदर अब 12 की जगह पे 30 पड़ा होगा। ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, यानी अगर आपने शॉर्ट साइंड वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो %d हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर्स वगैरह के लिए हम %d यूज़ करते हैं, अनसाइंड के लिए हम %u यूज़ करते हैं, लॉन्ग इंटीजर्स के लिए हम %ld यूज़ करते हैं, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर के लिए %lu यूज़ करते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो %x यूज़ करते हैं, और अनसाइंड ऑक्टल के लिए आप यूज़ करते हैं %o। %o जो है ऑक्टल के लिए है, यानी ऑक्टल फॉर्मेट में कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ऑक्टल का आपको पता है ना कि 0 से लेके यानी 8 डिजिट नंबर होता है, 8 डिजिट 0 to 7 कोई भी डिजिट आ सकता है उसके अंदर। ऐसा हेक्साडेसिमल जो होता है ये 16 डिजिट नंबर होता है, इसमें 0 to 9 फिर A to F कोई भी करेक्टर आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो %x के साथ आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सकते हैं। ये %i और %d, ये बेसिकली %d जो होता है वो डेसिमल के लिए होता है, %i जो है वो भी इंटीजर के लिए होता है। यहाँ पे हम इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप स्कैनएफ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे %i का आपको कोई डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसका डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो %i %d आप दोनों यूज़ कर सकते हैं प्रिंटएफ में, लेकिन जब आप स्कैनएफ कर रहे होंगे तो वहाँ पे उसका डिफरेंस हो सकता है, तो उसको आप बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। फ्लोट के लिए हम %f यूज़ कर सकते हैं, डबल के लिए %lf है, करेक्टर के लिए हम %c है, और इसी तरह स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं %s। %s हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो ये प्रमोशन हायरार्की है, जो करेक्टर है, यानी कि हम बता रहे हैं कि ये लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप जो है इनका साइज वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है नीचे से ऊपर की तरफ। करेक्टर जो है 1 बाइट का है, शॉर्ट 2 बाइट का है, इंटीजर 4 बाइट का है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का है, सब फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, लॉन्ग डबल जो है वो 12 बाइट का, सो ऑन। ये इसकी हायरार्की है, प्रमोशन हायरार्की है। अगर आप डाटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर और उसको अगर आप इंटीजर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसमें डाटा लॉस के चांसेस कम है, इसलिए कि कैरेक्टर 1 बाइट का है, इंटीजर 4 बाइट का है। तो कैरेक्टर 1 बाइट का, इंटीजर 4 बाइट का है, तो उसमें डाटा लॉस कम होगा। लेकिन अगर आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करेंगे कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर तो वहाँ पे डाटा लॉस होगा, यानी यहाँ पे डाटा लॉस होगा, डाटा लॉस होगा, ठीक है। तो ये डाटा लॉस होगा, तो इसका ख्याल करना आपने कि इसको आपने केयर करनी है डाटा लॉस की, कि डाटा लॉस ना हो। ये आप ही केयर कर सकते हैं कि अगर आप डाटा हैंडल कर रहे हैं तो आपने इसका ख्याल करना है कि डाटा टाइप्स जो आपने जो ली हुई हैं, और जब इसको आप आपस में इक्वेट करते हैं तो आपने इसका ख्याल करना है कि आप करेक्टर वैल्यू अगर आप इंटीजर वैल्यू में रख रहे होंगे तो वहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आप इंटीजर वैल्यू करेक्टर में रखवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस की। याद रखिएगा हमने बात की थी जब हम प्रिंटएफ यूज़ करते हैं तो प्रिंटिंग जो स्टार्ट होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है, स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से वो स्टार्ट करेगा प्रिंटिंग और लिखता चला जाएगा। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा लाइन से तो फिर वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा। लेकिन हम इसको एक उसके जो एक नेचुरल सीक्वेंस है राइटिंग का स्क्रीन के ऊपर, उसको हम स्केप करना चाह रहे हैं तो हम स्केप सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे अपने कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। हमारे पास डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेल साउंड जनरेट करना चाह रहे हैं
तो हम \a हम अपने कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज करेंगे। हम \b जो है कर्सर को 1 स्टेप बैकवर्ड मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यानी टैब स्पेसेस देने के लिए, यानी 5 स्पेसेस दे के अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए \t आप यूज़ करेंगे। वर्टिकल टैब या न्यू लाइन, वर्टिकल टैब का आपको यहाँ पे कोई नज़र नहीं आएगा। ये नॉर्मली जो है वर्टिकली जो है लाइन स्किप करके नीचे की तरफ कर्सर को मूव करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए \n है। फॉर्म फीड ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये बेसिकली पूरा एक पेज स्किप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैरेज रिटर्न जो है \r, ये क्या करता है, जो लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे कर्सर को मूव कर देगा और प्रिंटिंग फिर वहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर डबल कोट्स को आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए डबल कोट लिखेंगे तो डबल कोट प्रिंट होगा। जैसे सिंगल कोट को प्रिंट करवाना है तो सिंगल कोट लिखेंगे तो सिंगल कोट प्रिंट होगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क जो होता है टर्नरी ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी बात का कन्फ्यूजन आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क लिखें तो वो प्रिंट होगा। अगर अगर को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो लिखेंगे। ज़ीरो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ज़ीरो स्टैंड्स फॉर नल। इसी तरह अगर आपने परसेंट साइन प्रिंट करवाना है तो डबल परसेंट साइन लिखेंगे तो परसेंट साइन प्रिंट होता है, अदरवाइज परसेंट साइन वो एज ए ऑपरेटर यूज होता है। हम आगे देखे देखते हैं, परसेंट साइन को हम एज ए ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। दिस लाइन कंटेन्स बेल, आप एक से ज़्यादा ये \a यूज़ करेंगे तो साउंड क्रिएट होगी, अदरवाइज साउंड नहीं आएगी। ठीक है, ये जो इंटरनल स्पीकर होता है आपके कंप्यूटर का, वहाँ से बीप की आवाज़ आएगी। \n क्या करेगा, ये इस लाइन को 3 मल्टीपल लाइंस पे आप वो प्रिंट कर देगा। दिस के बाद जो विल भी होगा नेक्स्ट लाइन में होगा, प्रिंटेड नेक्स्ट लाइन पे होगा, प्रिंटेड इन 3 लाइंस, ये नेक्स्ट यानी 3 लाइंस के अंदर ही प्रिंट होगा। दिस \t क्या करेगा, ये 5 स्पेस इंसर्ट कर देगा। ये नंबर स्पेसेस जो है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये बेसिकली टैब स्पेसेस हैं। तो दिस लाइन यूजेस \b क्या करेगा, एक कर्सर को एक स्टेप पीछे मूव करेगा। ये देखें स्पेस जो हमने दी हुई है \b के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और यूजेस के साथ ये जो बैक स्पेस है बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा इसके। वर्टिकल स्पेस और \f जो है ये काम नहीं करेगा। \r क्या करता है, इसको c को बिल्कुल यहाँ पे मूव कर देगा t वाली जगह पे, और इसको ओवरराइट कर देगा इस पूरे सेंटेंस को। दिस लाइन यूजेस को कैरेज रिटर्न से ओवरराइट कर देगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। इसको हम डबल कोट्स में प्रिंट करवाने के लिए डबल कोट यूज़ किया हमने यहाँ पे। अगर बैकस्लैश प्रिंट करवाना है तो डबल बैकस्लैश करेंगे तो बैकस्लैश प्रिंट होगा। इसको टाइप कीजिएगा, चला के देखिएगा इसको। ठीक है, इससे हमारे पास डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस है, हाइफन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैरिक यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये मॉडुलस ऑपरेटर परसेंट साइन जो है ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर का मतलब क्या है, अगर आपने लिखा हुआ है 5% 2, तो ये आपको क्या, इसका मतलब क्या होगा, ये 5 को डिवाइड करेगा 2 से, यानी 5 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 2 4 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये आपको क्या जवाब देगा, ये आपको जवाब देगा 1, यानी इसका रिमाइंडर क्या है 1 है। और जब अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, इसका मतलब है डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको यानी आप लिखते हैं ये 5 डिवाइड बाय 2 लिखते हैं तो ये आपको आंसर देगा 2। तो याद रखिएगा ये आंसर पॉइंट्स में नहीं आ सकता, लेकिन 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। जब इंटीजर को इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो भी इंटीजर में आता है। तो ये 2.5 नहीं आएगा, आंसर इसका सिंपल 2 आएगा जब आप 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे आंसर इंटीजर आएगा। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें से किसी एक वैल्यू को टाइप कास्ट करना होगा। टाइप कास्ट का मतलब क्या होता है, इसके शुरू में आपने लिख देना है फ्लोट, यानी आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए FLOAT
टी, ये क्या है, ये टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम। तो टाइप कास्टिंग में क्या होगा, अब ये 5 एज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिट्रीट होगा, तो इसका आंसर जो आएगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर आएगा। तो इस तरह हम इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। ओके, इनपुट स्टेटमेंट, अगर आपने यूज़र से कोई चीज़ वैल्यू गेट करवानी है, उसके लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जो स्कैनएफ जो है इनपुट स्टेटमेंट है सी के अंदर, स्कैनएफ का जो सिंटैक्स है वो इस तरह है कि आप जो है पहले स्कैनएफ फंक्शन नेम है, बिल्ट इन फंक्शन है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। कंट्रोल स्ट्रिंग आएगा, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आपने सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, उसको बताना है कि किस फॉर्मेट के अंदर आप वैल्यू जो है यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और उसके साथ आपने उसको एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स देना है, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आप इनपुट लेके यूज़र रखवाना चाह रहे हैं मेमोरी के अंदर। तो एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स से वी वांट टू गेट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं सम, और उसके अलावा हम उसकी एवरेज भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं के ऊपर। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इंटीजर मेन है। इंटीजर मेन के अंदर हमने क्या किया, 2 नंबर्स लिए, नंबर 1 नंबर 2 के नाम से, एक हमने वेरिएबल लिया सम के नाम से, और एक हमने वेरिएबल लिया फ्लोट एवरेज के नाम से, जिसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर एवरेज कैलकुलेट करके रिप्लेस करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनपुट लेने से पहले हमने यूज़र को कुछ मैसेजेस देने हैं, इसलिए कि जो स्कैनएफ का फंक्शन है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो कर्सर के स्क्रीन के ऊपर, एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, और वो डिमांड कर रहा होता है कि आप उसको कोई कमांड कोई इनपुट दें, तो वो फिर आगे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी उसको वो प्रोसेस करेगा। तो अब हमने यूज़र को बताना है कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रिंटएफ यूज़ करते हुए हम उसको सबसे पहले मैसेज देंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, यानी हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ही और शी इज़ गोइंग टू एंटर अ फर्स्ट नंबर। तो स्कैनएफ यूज़ करते हुए हम इनपुट लेंगे। स्कैनएफ के अंदर %d क्या बताएगा, हम इंटीजर वैल्यू गेट करवा रहे हैं, और गेट करवाने के बाद एड्रेस ऑफ नंबर 1, ये एम्परसेंड साइन है, इसको हम यूज़ करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए। तो एड्रेस ऑफ नंबर 1 पे जाके वो उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। इसी तरह फिर हमने क्या किया, उसको हमने कहा कि प्रिंट करो एंटर सेकंड नंबर वो एंटर करेगा। तो हम उसको मैसेज दे रहे हैं, तो अभी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, एंट्री कहाँ होगी, ये स्कैनएफ एंट्री लेगा। स्कैनएफ के अंदर उसको बता रहे हैं कि आपने जो वैल्यू गेट करवानी है वो दैट विल बी एन इंटीजर वैल्यू, इसलिए %d हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो एड्रेस ऑफ नंबर 2, यानी आपने नंबर 2 जो वेरिएबल है वो उसके एड्रेस पे जाके उसको वैल्यू को प्लेस करना है। फिर हमने क्या कहा जी कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्लस जो है ये ऑपरेटर है, ये हम सम करने के लिए यूज़ करते हैं 2 नंबर्स को, ये इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ऐड करेगा और इस सम वेरिएबल के अंदर जाके उसको प्लेस कर देगा। अब हमने चेक करना है कि सम वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसको हम प्रिंट करवाएंगे। कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये %d हम यूज़ करेंगे इस सम वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। सम हमारा वेरिएबल था, तो क्या होगा, इस सम वेरिएबल की वैल्यू इस %d जहाँ आपने लिखा हुआ है इस जगह पे जाके ये प्रिंट हो जाएगी। ये सम जो है, ये जो हमने सम लिखा हुआ है ये कंट्रोल स्ट्रिंग का हिस्सा है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जो एवरेज कैलकुलेट करनी थी, हमें एवरेज फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए थी, पॉइंट्स में चाहिए थी। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको टाइप कास्ट किया फ्लोट के साथ। ये इससे क्या होगा, ये सम चूँकि हमारा इंटीजर वैल्यू है, जब इसको हम जब मैनिपुलेट करेंगे तो उस इंटीजर वैल्यू को एज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू वो ट्रीट करेगा, और जो आंसर आएगा 2 से जब डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा और एवरेज में उसको वो प्लेस कर देगा। अब हमने एवरेज को प्रिंट करवाना है, ये %f हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। अब हम चाह रहे हैं कि जो जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे %.2f यूज़ किया है। तो ये एवरेज वेरिएबल avg वेरिएबल जो है, इसकी वैल्यू जो है वो इस जगह पे %.2f जो हमने लिखा हुआ है इस जगह पे जाके वो प्रिंट हो जाएगी। इसका ये आउटपुट है। आउटपुट ये देख लें क्या लिखा हुआ है कि हमने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, यूज़र जब तक नंबर एंटर नहीं करेगा तब तक वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमने 2 एंटर किया, फिर मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, हमने 3 एंटर किया, 3 सम उसने कैलकुलेट करके प्रिंट करवाया। ये जो हमने प्रिंट एफ लिखा था सम इक्वल्स टू दिस, तो उसने %d को रिप्लेस कर दिया 5 के साथ, ये 5 प्रिंट कर दिया उसने, ये 5 हमारे सम वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ था। फिर 5 उसने 2 से डिवाइड किया। अगर हम ये फ्लोट ना लिखें, यहाँ पे टाइपकास्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमें, अगर हम टाइपकास्ट नहीं करते ना, यहाँ पे इस जगह पे टाइपकास्ट नहीं करते,
तो क्या होगा, हमें यहाँ पे हो सकता है कि सिंपल 2 दे दे आंसर। तो हमें 2.5 चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, इसको टाइप कास्ट किया है। तो टाइप कास्ट करने की वजह से उसने हमें आंसर जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में दिया है। तो 2.50 उसने आंसर प्रिंट किया। 2 डेसिमल प्लेस तक क्यों गया है कि हमने %.2f यूज़ किया था कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। तो ये आपको पता है कि जब एक ही जैसे आपके पास ऑपरेटर आ जाएं एक, तो आप देखें जो किसी भी ऑपरेटर की दो चीज़ें आप देख रहे होते हैं, एक प्रेसिडेंस देख रहे होते हैं यानी उसका लेवल कौन सा है, एक चीज़ होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि उसको हम जब अगर सेम लेवल के अगर ऑपरेटर आ जाएं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं अगर वो सेम आ जाएं तो उसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि लेट से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें है 2 × 5 × 5 प्लस 3 × 5 प्लस 7। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 1 2 एंड 3 टाइम्स आई हुई है। अब इसका जो लेवल है वो सबसे हाई है, सबसे पहले इसका हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। लेकिन कौन सी मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले सॉल्व होगी, तो वो हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे पहले हम 2 × 5 को सॉल्व करेंगे। 2 × 5 जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो 10 × 5 है, तो 10 × 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। जो उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हम जो सॉल्व करेंगे वो है 3 × 5, तो 3 × 5 किया तो हमारे पास 15 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो प्लस ऑपरेटर्स हैं और इनका आपको पता है कि सेम हायरार्की है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट मोस्ट जो होगा ऑपरेटर वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 15 में सबसे पहले हम 50 में 15 पहले ऐड करेंगे 65 आ जाएगा, 65 में 7 ऐड करेंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर ये जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी है अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो आंसर्स हैं एक्सप्रेशंस के वो डिफरेंट आएँ। इसी तरह जो नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वालिटी एंड रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। इक्वालिटी के लिए हम डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंगल इक्वल साइन जो होता है असाइनमेंट के लिए होता है, सी के अंदर डबल इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं इक्वालिटी के लिए। नॉट इक्वल के लिए एक्सप्लेनेशन साइन और इक्वल साइन यूज़ करते हैं विदाउट स्पेसेस, इनमें स्पेस नहीं आ सकती। रिलेशन ऑपरेटर के लिए हम ग्रेटर देन साइन है, लेस देन साइन है, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू है। और इसमें ये देखिएगा स्पेस किसी में नहीं आएगी। इसको आप जो फ्लो है इसको आप सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। इक्वल टू ग्रेटर देन साइन नहीं लिख सकते, हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा। ये इसको याद रखना आपने। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये जो हमने अभी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो ये हमेशा जो है ऑपरेटर्स जो हैं इसका आपने सीक्वेंस का याद केयर करनी है। और ये सीक्वेंस जो है उसको अगर आप ऑल्टर करेंगे तो ये एरर सिंटैक्स एरर वो देगा। और एक डबल इक्वालिटी के लिए हमेशा हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे, सिंगल इक्वल हम यूज़ करेंगे तो एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। तो जो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये इनका जो आंसर आता है ये 0 या 1 में आता है, यानी ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आता है। इसी तरह ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी जो एसोसिएटिविटी है, ये जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी राइट टू लेफ़्ट है, बाकी सब की लेफ़्ट टू राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, हाइफन इक्वल्स टू, फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू, मॉडल्स इक्वल्स टू। तो ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसका, यानी अगर हम c प्लस इक्वल्स टू 7 लिखते हैं तो c प्लस इक्वल्स टू 7 का मतलब क्या होता है, c इज इक्वल्स टू c प्लस 7। तो ये इसके इक्वल, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। यानी अगर आपने इंक्रीमेंट करना है किसी वेरिएबल के अंदर 7 का तो c प्लस इक्वल टू 7 लिख दें या c इक्वल टू c प्लस 7 लिख दें, तो c की जो वेरिएबल है उसके अंदर 7 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह ये काम करते हैं। इसी तरह अगर आपने 1 का इंक्रीमेंट करना है किसी भी वेरिएबल के अंदर, उसके लिए आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये प्लस प्लस ऑपरेटर है किसके इक्वल है, c प्लस इक्वल्स टू 1 के इक्वल है।
यानी सी प्लस इक्वल्स टू 1 कर लें या सिंपल प्लस सी प्लस प्लस कर लें, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम चीज़ हैं। अब जो इंक्रीमेंट है वो प्री इंक्रीमेंट भी हो सकता है और वो पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं फिर तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्री में और पोस्ट में से बहुत फ़र्क पड़ता है। प्री का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल्स के शुरू में लिखा है, और पोस्ट का मतलब क्या है, वेरिएबल के बाद आप लिख रहे हैं। याद रखिएगा ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं इसको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसको जस्ट वन ऑपरेंड रिक्वायर होता है ऑपरेट करने के लिए। तो अगर आपने प्री में लिखा हुआ है तो प्री का मतलब क्या होता है, पहले आप वेरिएबल की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, या अगर आपने माइनस माइनस लिखा हुआ है तो 1 का डिक्रीमेंट करेंगे। अगर आपने पोस्ट में लिखा हुआ है तो पहले आप इस वेरिएबल की वैल्यू को आप एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरह अगर डिक्रीमेंट लिखा हुआ है तो पहले सी की वैल्यू यूज़ होगी फिर उसमें डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल गिवन है कि लेट से हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है सी के नाम से, उसमें 5 प्लेस कर दिया है। जब आप printf%d करके सी को प्रिंट करवाएंगे तो वो 5 प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह अगर आप सी प्लस प्लस प्रिंट करवाते हैं तो वो क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट कर देगा, उसके बाद 5 सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। अगर दोबारा जब आप सी प्रिंट करवाएंगे तो उसमें आप 6 पड़ा होगा, यानी यहाँ पे वो 6 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे वो 5 प्रिंट करेगा सी प्लस प्लस वाली जगह पे। इसी तरह अगर आप दोबारा से सी को इक्वल टू 5 कर लेते हैं, अगर आप प्रिंट एफ में सिंपल सी लिखते हैं तो 5 प्रिंट करेगा। अगर प्लस प्लस सी लिखते हैं तो प्लस प्लस सी में क्या होता है, इसको हम कहते हैं सी इज इंक्रीमेंटेड देन प्रिंटेड, यानी पहले वो सी की वैल्यू को चेंज करेगा, अपडेट करेगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद उसको प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे भी 6 प्रिंट होगा और नीचे भी 6 प्रिंट होगा। तो ये राइट की दी हुई है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसको हम बाद में जाके देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए, प्लस माइनस, सॉरी ये जो प्रीफिक्स में आते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू जिसे हम कहते हैं, यूनियन ऑपरेटर्स जो होते हैं, तो वो आ गए। उसके बाद ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ गए, ये अर्थमेटिक प्लस माइनस आ गया। उसके बाद ये रिलेशन ऑपरेटर्स आ गए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए। इटर्नरी ऑपरेटर को हम आगे जाके देखेंगे, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए, तो ये इसकी एसोसिएटिविटी दी हुई है, ये टाइप दी हुई है कि प्रीफिक्स में हो सकता है, ये यूनरी है, मल्टीगेटिव है, एडिटिव है, रिलेशनल है, इक्वालिटी है, कंडीशनल है, असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एसोसिएटिविटी इनकी क्या है, राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है। इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल एंड के लिए हम दो डबल एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं, और के लिए 2 पाइप साइन यूज़ करते हैं, और नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन साइन यूज़ करते हैं। एंड का क्या कहता है कि ये ट्रू कब होगा, अगर बोथ कंडीशंस आर ट्रू, यानी अगर आपने एक्सप्रेशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, एंड लिखा हुआ है, सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपकी मेन रिजल्ट फॉल्स होगा। बोथ कंडीशन ट्रू होगी तो मेन रिजल्ट ट्रू होगा। और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। तो एक्सप्लेनेशन साइन क्या करता है, नॉट यानी कि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। सी में आप याद रखिएगा, एनी वैल्यू अदर देन 0 मीन्स ट्रू, यानी 0 मीन्स फॉल्स। अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो जो एक्सप्रेशन आपको फॉल्स रिटर्न कर रही है। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाए, या कोई भी वैल्यू आ जाए अदर देन 0, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसका मतलब है कि वो ट्रू है, एक्सप्रेशन आपको ट्रू रिटर्न कर रही है। ये ट्रूथ टेबल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यानी इसमें अगर पहली वैल्यू 0 है यानी फॉल्स है, सेकंड वैल्यू फॉल्स है, और आपने एंड यूज़ किया हुआ है तो नेट रिजल्ट ट्रू फॉल्स होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू होगा, अगर आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यूज हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बताई हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमने
कोमा ऑपरेटर भी इंक्लूड करती है। कोमा ऑपरेटर अगर आपने कहीं यूज़ किया हो तो उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट होती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।